मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं एक आर्किटेक्ट और फैशन डिजाइनर हूँ, जो कि अपने घर से ही डिजाइनर बनाकर भेज देती हूँ और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। मेरी जिंदगी शादी के कुछ दिनों बाद तक ठीक ठाक ही चल रही थी और शादी को भी ज्यादा दिन नहीं, केवल 10 ही दिन हुए। मैं सोच रही थी कि मेरा पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सोच उस वक्त गलत साबित हुई जब मेरे पति का असली रूप मेरे सामने आया। मेरी स्केचिंग, अरे वाह कितनी सुंदर, बैकग्राउंड भी इतना रियल बना है। सच में ये अपने कमरे में उस जगह के लिए आइडियल वॉल पीस है। ये वहां रहेगी। अंजलि उस स्केचिंग की जगह के साथ अपने बाकी वॉल डेकोर आइटम्स को एडजस्ट करते हुए मन में एक रूपरेखा बना रही थी। आज इंटीरियर डेकोरेटर आने वाली थी। अंजलि को अपनी रूपरेखा उसे सौंपनी थी। अंजलि दीवार की ओर देखते हुए खुशी से रूपरेखा बनाए जा रही थी और राहुल प्यार भरी नजरों से उसे एक टक निखारे जा रहा था। तभी राहुल की बहन काव्या आई। वो भी भाभी के कमरे की रूपरेखा बनाने की बातचीत में शामिल हो गई। उसने अंजलि की स्केचिंग को निहारते हुए कहा, ये स्केचिंग तो आपसे भी सुंदर है। अंजलि ने उसकी बात को खुशी से दोहराया। सच में मैं जैसी हूँ इस तस्वीर में उससे कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। हाँ, एकदम यूनिक है और लेजेंडरी ब्यूटी। काव्या ने तस्वीर देखते हुए जोड़ा, ठीक सोचा आपने। जब ये यहाँ लगेगी तो पर उसका वाक्य पूरा होता उससे पहले राहुल ने उसका हाथ झंझोड़ते हुए उसे खींचा और गुस्से से बोला, क्या बोला? अंजलि से सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझी? काव्या सहम गई। जी मैं गलती से बोल गई। पर अंजलि को ये बहुत अजीब लगा। गलती से नहीं, ठीक है उसने, ये तस्वीर है, आर्टिस्ट अप्रोच है इसमें। आर्टिस्ट ने अपनी कल्पना और कला का प्रयोग करते हुए इसे ओरिजिनल से यानी मुझसे ज्यादा सुंदर तो बना ही दिया है। अंजलि ने देखा वो बोल रही थी और काव्या भय से पीली पड़ती जा रही थी। तभी राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखने लगा, तुम इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। तुमसे खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये स्केचिंग मैंने तुम्हारी खुशी के लिए बनवाई थी, तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स देने के लिए नहीं कि कोई आर्टिस्ट तुमसे खूबसूरत करके दिखा सकता है। अगर तुम्हें ये खुद से खूबसूरत लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी, तो इसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए खूबसूरत शीशे के फ्रेम वाली उस स्केचिंग को शीशे समेत जमीन पर पटक दिया। यही नहीं, वो उसे अपनी कबाड़ से छोटी सी हथौड़ी निकालकर उससे तब तक तोड़ता रहा जब तक वो चकनाचूर नहीं हो गई। इंटीरियर डेकोरेटर आ चुकी थी। राहुल उससे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था। इस जगह पर मेरी पत्नी अंजलि की एक स्केचिंग लगनी है, जिसे बनाने का ऑर्डर मैंने दे दिया है। रात में राहुल कमरे में आया और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोज की तरह उसने अंजलि का चेहरा हाथ में लिया, उसे बड़े प्यार से सहलाया, फिर होले से चुम्बनों की बारिश शुरू की। साथ ही उसके रूप की तारीफ भी। उसकी आदत थी, वो अंजलि को जहां भी चूमता पहले उस जगह की तारीफ जरूर करता। वो अंजलि के शरीर को इतने होले से छूता, इतना संभाल कर सहलाता कि वो मदहोश हो जाती। लेकिन आज उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल का दिन का व्यवहार से अंदर से मथे जा रहा था और रह रह कर उसकी गुस्से से लाल आंखें और काव्या का डरा हुआ चेहरा अंजलि की आंखों के आगे घूम जाता। अचानक उसने राहुल का हाथ अपने शरीर से हटा दिया। आज मेरा मूड नहीं है, वो बेरुखी से बोली। राहुल झटके से उठकर कहीं चला गया। अंजलि ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा राहुल रूठ गया है, पर वो मनाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अपने 3 माह की अरेंज मैरिज में अंजलि को सिर्फ खुशियां ही मिली थी। अंजलि
शादी से पहले अपने छोटे से परिवार की परी थी। मम्मी पापा बड़े भैया सब जान छिड़कते थे उस पर। वो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी। घर बैठे अपने लैपटॉप पर वो डिजाइन्स बनाती और भेज देती। पैसे उसके अकाउंट में आ जाते। भावनात्मक समस्या का सामना करने का उसका पहला मौका था। वो मन ही मन सोच रही थी कि राहुल को उसकी इस हरकत के गलत होने का एहसास कैसे कराए कि उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दे। उसने पलट कर देखा कि राहुल सुबह वाली हथौड़ी अपने हाथ पर धीरे धीरे मार रहा था। उसने अचकचाकर स्विच ऑन किया तो राहुल के गुस्से से लाल आंखें देखी। ये हाथ तुम्हें अपने प्यार की यकीन नहीं दिला सकते तो इन्हें टूट जाना चाहिए। गुस्से भरे शब्द कानों में पड़ते ही अंजलि दहशत में आ गई। ऐसा नहीं है राहुल, कहते हुए वो उसकी ओर दौड़ी। राहुल ने हथौड़ी छोड़ दी और उसे अपनी आगोश में कस लिया। चुम्बनों की झड़ी लगाई और उसे प्यार करता ही गया। उस रात राहुल ने उसे अपनी बाहों से पल भर भी अलग नहीं किया। दूसरे दिन राहुल, उसकी बहन काव्या, मॉम और डैड सभी सहज लग रहे थे, लेकिन अंजलि के मन में तूफान मचा था। ये प्यार नहीं पागलपन है। उसे राहुल से डर लगने लगा, पर उससे ज्यादा खतरनाक और डरने की बात है कि घर में सब नॉर्मल थे। कोई इस टॉपिक पर बात करने को तैयार ही नहीं था। मायके जाऊंगी तो इस टॉपिक पर बात करूंगी, अंजलि सोचती। 4 माह हो गए, सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए मायके हुआ हूँ। अंजलि एक दिन प्यार से राहुल से बोली, क्यों, मेरे प्यार में या मेरे घर में तुम्हें कोई कमी लगती है? राहुल ने उतने ही प्यार से पूछा। कमी कोई नहीं है, पर वो भी मेरे रिश्ते हैं, उनसे भी तो प्यार है मुझे। अंजलि के होठों पर राहुल ने उसके इतना कहते कहते उंगली रख दी, फिर उसके होठ अपने होठों में ले लिए। बहुत देर उसके होठ नहीं छोड़े तो वो तड़प उठी। उसने खुद को छुड़ाया तो राहुल उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर हाथ फिराते हुए बोला, तुम्हारे होठ शुद्ध कर रहा हूँ, जिन पर मेरे अलावा किसी के प्यार का जिक्र आया था। फिर अचानक उसका चेहरा कठोर हो गया और आंखें जलने लगी। वो सख्त लहजे से बोला, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा कभी मेरे अलावा किसी और के प्यार का जिक्र तुम्हारे होठों पर आया तो उन्हें शुद्ध करने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। अंजलि बुरी तरह सहम गई। उसके गले में आवाज अटक गई, पर राहुल तुरंत ही सामान्य होकर प्यार जताने लगा। अंजलि के गले में वाक्य अटके रहे कि आज मूड नहीं है और राहुल उसे प्यार करता रहा। उस दिन पहली बार अंजलि को लगा कि वैवाहिक बलात्कार शायद इसी को कहते हैं। दूसरे दिन पता चला कि फोन में नेट कनेक्शन और नेटवर्क नहीं है। हाँ, आज से तुम मेरे प्यार की कैदी हो, राहुल जैसे उसका मन पड़ता हुआ बोला। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे डिजाइन्स जब पूरे हो जाएंगे और भेजने होंगे तब मेरी उपस्थिति में नेट ऑन होगा। तुम अपने क्लाइंट्स और परिवार के साथ बात भी कर सकोगी, पर मेरी उपस्थिति में। वैसे तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, प्यार करता हूँ तुम्हें, वो भी बेपनाह। अंजलि कांप उठी। उसके बाद तो हर रात जैसे एक नई यातना बन गई। पागलपन को प्यार कहने वाले इंसान को मन न होते हुए खुद पर अधिकार देना। लेकिन अंजलि को मम्मी ने जिंदगी का सामना करने का कुछ गुर सिखाए थे। वो घर वालों से राहुल की उपस्थिति में बिल्कुल सामान्य होकर बात करने लगी। कुछ समय बाद एक रात उसे दुलारते हुए बड़े प्यार से बोली, मुझे तुम्हारे प्यार का यकीन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की भी जरूरत नहीं, किसी से प्यार नहीं। मुझे अपने साथ मेरे मायके ले चलो और साथ ही
लौट आना। मुझे वहां से बस अपने सर्टिफिकेट्स लाने हैं। मैंने कहाँ रखे हैं याद नहीं। मैं ही उन्हें ढूंढ पाऊंगी, कोई और ढूंढ कर भेज नहीं पाएगा। राहुल ने तुरंत फ्लाइट बुकिंग कर ली। उसके मायके पहुंचकर भी वो उसे एक पल को अकेला नहीं छोड़ रहा था। आखिर वापसी की फ्लाइट के लिए निकलने का समय हो गया तो अंजलि चीख पड़ी। उसने राहुल के सामने ही रो रो कर सब बताना शुरू कर दिया, पर राहुल मुस्कुराता रहा। उसने जेब से एक चाकू निकाला और बोला, मैंने तुम्हारे खराब व्यवहार और उसकी वजह से अपनी मॉम और मेरे जीवन को भावनात्मक खतरे की रिपोर्ट अपने लोकल पुलिस स्टेशन में लिखा रखी है। अगर तुमने मेरे साथ चलने में आनाकानी की तो मैं चाकू से अपने हाथ की नस काटकर तुम पर आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लगा दूंगा। तभी दरवाजा खुला। पुलिस में एक सच्ची रिपोर्ट भी लिखी है। इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोले, तुम्हारी उपस्थिति में अपने परिवार से होने वाली बातों में अंजलि ने इशारों में भनक दे दी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी लिखा दी थी और तुम लोगों के आने की खबर पाकर भी आए थे। घर के बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अंजलि को यकीन था कि जब वो तुम्हारे साथ लौटने से मना करेगी तो तुम कोई न कोई नाटक जरूर करोगे। यहाँ हुई सारी बातें ऊपर लगे कैमरे में रिकॉर्ड भी है। अब अंजलि का परिवार राहुल के उस दीवानेपन से उसे मिले जख्म भरने में लगा है। राहुल एक प्यार करने वाला पति न होकर एक वहशी दरिंदा था जो हर हाल में अपनी जिस्मानी भूख मिटाने में लगा रहता था। अंजलि अब सामान्य होने लगी है और घर से ही सारे काम करने लगी। आज 1 साल हो गया। अंजलि को कोर्ट से तलाक भी मिल गया, लेकिन इस तरह के पागलपन वाले दरिंदों से अपनी बेटियों की शादी करने से पहले तहकीकात जरूर करे कि लड़का कैसा है, लड़के के घर वाले कैसे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।